अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम स्कूल क्लस्टर्स या स्कूल कॉम्प्लेक्स पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महकमे तालीम ने जो 1 दिसंबर को ऑर्डर निकाला था इसका मुद्दा क्या है, कैसे हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर कर सकेगा। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारे ये वीडियोस कैसे लगते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्कूल क्लस्टर्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों हमारे तालीमी महकमे में जो यूडाइस गालिबन हर साल किया जाता है, आदाद शुमार स्कूलों के इकट्ठा किए जाते हैं, तो उन्हीं के आधार पर नई तालीमी पॉलिसी बनती है। तो 2016-17 में जो आदाद शुमार सामने आए उनके मुताबिक तकरीबन 28% प्राइमरी स्कूल हमारे ऐसे हैं, यानी पूरे मुल्क में ऐसे 28% तालीमी इदारे ऐसे हैं जिनमें तलबा की तादाद 30 से कम है और 14.8 मिडिल स्कूल ऐसे हैं जिनमें तलबा की तादाद 30 से कम है। तो ये रहा एक आदाद शुमार। अब पूरा ये जो हमारा जो फोकस ये टीचर पर रहे कि इंतज़ामिया पर रहे, ये अगले आदाद शुमार से साबित होगा। इस आदाद शुमार में यह भी कहा गया कि 1,08,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक उस्ताद, हाँ आपने सही सुना, सिर्फ एक उस्ताद काम करता है। देयर इज ओनली वन टीचर इन 1,08,000 स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया। तो इन्हीं में से 85,000 से अलावा प्राइमरी स्कूल है और बाकी जो रहते हैं वो मिडिल स्कूल है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनमें पढ़ाई कैसी होगी। तो ऐसे स्कूल में कुछ चीज़ें बिल्कुल सिरे से ही पढ़ाई नहीं जाती, जैसे यहाँ खेल का पीरियड होता नहीं, यहाँ आर्ट एजुकेशन न होने के बराबर होते हैं और आगे दूसरे जो मौसीकी वगैरह है उन पर यहाँ कोई क्लास नहीं ली जाती। तो हद तो ये है यहाँ एक ही टीचर को मल्टी क्लासेस एक साथ पढ़ाने पड़ते हैं। तो कैसे अगर हम थोड़ा इसका तजिया करें, एक प्राइमरी स्कूल में 5 क्लासेस हैं, हर क्लास के 6 मजमून, तो हुए ये 30 मज़ामीन पढ़ाने हैं एक उस्ताद को एक दिन में, वो भी 5 या 6 पीरियड्स में। एक ही इंसान है कितना काम कर सकता है। यही अगर मिडिल स्कूल की बात करें तो अगर वहाँ एक ही उस्ताद है तो 48 क्लासेस एक दिन के पढ़ाने हैं, तो वहाँ तो टीचर एक है, 8 क्लासों को कैसे अरेंज करेगा। तो ये बहुत बड़ा मसला था। अब इस आदाद शुमार की रोशनी में 2020 में जो तालीमी पॉलिसी मार्च से वजूद में आई, यानी NEP 2020, इसमें जो पार्ट ए है और चैप्टर 7 है, इसमें एक निकाला गया, एक राह निकाली जिसका नाम लगा इफेक्टिव रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्स एंड क्लस्टर। शायद डायरेक्टरेट की लेवल पर इन ये जो मसाइल है इनका सदबाब नहीं निकाला जा सकता था, इसलिए अब कॉम्प्लेक्स बनाए गए जहाँ इफेक्टिव रिसोर्सिंग होगी। जो भी स्कूल के रिसोर्सेज है या फिर क्लस्टर के रिसोर्स है वो इफेक्टिवली यूज़ होंगे और इफेक्टिव गवर्नेंस जो वहाँ हुकूमत निचले दर्जे की वो वहाँ क्लस्टर हेड चलाएगा। तो लगा जाने लगा कि शायद इससे चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। अब NEP 2020 ने कैसा निज़ाम इसके लिए बनाया, उसने तजवीज़ की कि हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक क्लस्टर हो और उस क्लस्टर में जो हायर सेकेंडरी स्कूल हो उसका हेड इस क्लस्टर का चेयरमैन होगा, उसी की निगरानी में एक क्लस्टर रहेगा और उसके ज़ेर निगरानी यानी उसके मातहत जो भी हाई स्कूल वहाँ होंगे, मिडिल स्कूल होंगे या फिर प्राइमरी स्कूल होंगे वो काम करेंगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़राया होंगे वो इफेक्टिव रिसोर्सिंग, यानी जो हमारे पास ज़राए कौन कौन से, हमारे पास असातिज़ा एक ज़राए की
शक्ल में मौजूद है। ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास, स्कूल में जो दूसरे ज़राए हैं, लेबॉर्ट्री फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, सपोर्ट रूम या सपोर्ट सामान की फैसिलिटी, कंप्यूटर लैब, आईसीटी या स्मार्ट क्लासरूम, ये जो तमाम फैसिलिटीज़ है, यह जो एक क्लस्टर में होंगे उन्हें मुश्तरका तौर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी हायर सेकेंडरी का जो रिसोर्स है वो प्राइमरी स्कूल टीचर भी इस्तेमाल करेगा, और जो प्राइमरी स्कूल का कोई रिसोर्स है हायर सेकेंडरी के टीचर्स को भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी उससे देर एक नहीं, क्योंकि ये कॉमन पूल बनेगा। तो इसके अलावा इस NEP 2020 में ये कहा गया कि ये क्लस्टर ही साल भर का तरक्याती प्रोग्राम तरतीब देगा, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, मैं फिर गिनवाता हूँ। पहला है कंटेंट डेवलपमेंट एंड शेयरिंग। जो असातिज़ा होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो कंटेंट डेवलप करने में लगेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। पेडागोजीज वो शेयर करेंगे, कौन से उस्ताद की कौन सी पढ़ाने की हिकमत अमली है, कैसी कामयाब होती है, वो शेयर करें। इसके अलावा आर्ट एग्जीबिशन होगा, यानी इस क्लस्टर में जो आर्ट है, बहुत सारी चीज़ें पपेट बनाने, जैसे किले आर्ट होगा या फिर कुछ म्यूजिक वगैरह सिखाई जाने का आर्ट होगा, जो भी या कोई हैंडीक्राफ्ट सिखाई जाने का वहाँ आर्ट होगा, उसका वो सिखाए भी जाएंगे और इसका एग्जीबिशन भी होगा। इसके अलावा साइंस मॉडल एग्जीबिशन, यानी इसका भी यहाँ साइंस मॉडल्स बनाए जाएंगे, उन्हें एग्जिबिट किया जाएगा। इसके अलावा साल भर में ये सपोर्ट्स इवेंट भी मुनक़िद करेंगे इसी क्लस्टर में। इसके अलावा जो हमारे पास क्विज़ कंपटीशन होगा, ऐसे कंपटीशन होगा, डिबेट्स होगा, ये भी वो करेंगे मुनक़िद। और इसके अलावा जो लोकल फेयर, इस इलाके में जो मेला लगता है लोकलिटी में, उसके लिए भी बच्चों को तैयार करेगा, वहाँ ये बतौर वॉलंटियर काम करेंगे। हाँ, NEP में ज़रूर कहा गया है कि इस काम काज में जो स्कूल है उन्हें दरकार पड़ेगी मदद, किनकी, SMDCs की, उनको भी उनसे भी वो ताउन तलब करेंगे, और जो इलाके में जो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स है उनसे भी वो ताउन तलब करेंगे और मिलजुल कर ये काम करेंगे। फिर इसी के हवाले से इस काम को अब आगे बढ़ाना था, रियासती गवर्नमेंट यानी J&K स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1 दिसंबर को एक आर्डर निकाला, जिसका आर्डर नंबर है 2173-JK-EDU ऑफ 2022 डेटेड 1/12/2020। इसका एक एनेक्चर भी निकाला गया, जिस एनेक्चर में जो तमाम के तमाम हमारे पास क्लस्टर है उनकी फहरिस्त मुरतब की गई, और उनकी फहरिस्त के बाद उन्हें ये हिदायत अच्छी तरह से वाज़िया किए गए कि तो जो हिदायत दिए गए हैं कि क्या क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन साझा किए गए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन J&K की तरफ से, तो उनमें पहला है कि हर क्लस्टर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स की लिस्ट मुरतब करेगी, और इस लिस्ट में बाकी सब्जेक्ट के अलावा साइंस जो है हमारे पास, लैंग्वेजेस है हमारे पास, सोशल साइंस है हमारे पास, इसके अलावा आर्ट्स, सपोर्ट्स और वोकेशनल सब्जेक्ट को भी शामिल रखेंगे कि इनमें हमारे पास वर्क फोर्स कितना है। और ये वर्क फोर्स का इसी क्लस्टर में जो हमारे स्कूल आते हैं इनमें कौन कौन से टीचर हैं, कौन सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इनकी एक बाज़ाब्ता लिस्ट मुरतब करेंगे। दूसरी बात, क्लस्टर में मौजूद जो बाकी तमाम रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उनको कंसोलिडेट करेंगे। कैसे करेंगे? हर स्कूल में देखेंगे, प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी तक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, जैसे लेबॉर्ट्री है तो प्राइमरी स्कूल में होगी नहीं, वहाँ किट होगा, मिडिल स्कूल में किट होगा, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में लेबॉर्ट्री होंगी। वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास मैसर है, कौन कौन से केमिकल्स है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, वो कंसोलिडेट करेंगे। इस तरह हमारे पास जो लाइब्रेरी है हायर सेकेंडरी में भी होगी, हाई स्कूल में भी होगी, तो मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में शायद लर्निंग कॉर्नर होगा, वो भी कंसोलिडेट करेंगे कि कितना कुछ हमारे पास ज़ख़ीरा इल्म है। इसी तरह हमारे पास जो कंप्यूटर लैब होगी, तो किस स्कूल में कंप्यूटर लैब है, किस स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम है, और किस स्कूल में सपोर्ट फैसिलिटी कितनी है, तो ये सब कंसोलिडेट करेंगे ताकि एट द नीड ऑफ आर, जब ज़रूरत पड़े तो इनको साझा किया जाए। प्राइमरी स्कूल में कोई सपोर्ट इवेंट हो तो बाकी स्कूल
सप्लाई करेंगे सपोर्ट्स का सामान। मिडिल स्कूल में कोई प्रैक्टिकल करना मतलब हो तो वो प्रैक्टिकल के लिए लेबॉर्ट्री की चीज़ें हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल से ले आएंगे, या फिर कभी कभार प्राइमरी स्कूल के टीचर या फिर मिडिल स्कूल के जो बच्चे 8वीं के प्रैक्टिकल करना चाहेंगे वो नज़दीकी हाई स्कूल में जाएंगे, वहाँ का टीचर उन्हें वो प्रैक्टिकल दिखाएगा। ये कहते हैं कि इस तरह हम इन रिसोर्स को साझा करेंगे, इनसे फ़ायदा उठाएंगे। तो इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो असातिज़ा होंगे, असातिज़ा क्या करेंगे, इसके अलावा जो असातिज़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे वो कंटेंट डेवलप करेंगे। ये जो इस आर्डर में लिखा गया कि ये जो असातिज़ा है उनके जो पूल्स बनाएंगे, लैंग्वेज असातिज़ा, सोशल साइंस असातिज़ा, साइंस असातिज़ा, वो कंटेंट डेवलप करेंगे मिलजुल कर और एक कंटेंट आपस में शेयर करेंगे। तमाम स्कूलों में यही पढ़ाया जाएगा। इसी तरह वो डिस्कवर करेंगे नई पेडागॉजीज़, कौन सी पेडागॉजी कितनी मौसर साबित होती है, वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे। तो इस तरह ये पूरे साल ये काम होता रहेगा। फिर इसी साल में एक कैलेंडर इसी क्लस्टर को तरतीब देना है, ये भी इस हिदायतनामे में लिखा गया है कि जिसमें आर्ट एग्जीबिशन हो। इस क्लस्टर में कौन कौन से आर्ट एक्टिविटी सिखाई गई है, अब उनको एग्जीबिशन करने की बारी है, लोगों को दिखाने की बारी है। साइंस मॉडल्स कितने बनाए गए उनको एग्जिबिट किया जाएगा, इनकी बारी है, नुमाइश करने की बारी है। इस तरह सपोर्ट्स इवेंट जो भी किए जाते हैं इसी क्लस्टर के अंदर अंदर वो भी कराए जाएंगे, तमाम स्कूल इसमें इन्वॉल्व किए जाए। इस तरह क्विज़ कंपटीशन होंगे, डिबेट्स होंगे, ये पूरे साल ये चीज़ें जारी व सारी रहेगा। इसके बाद जो एक क्लस्टर बना, ये क्लस्टर अपनी एक, इस हिदायतनामे में ये लिखा गया है, इस आर्डर में ये लिखा गया है कि हर क्लस्टर अपनी एक इंस्पेक्शन कमेटी बनाएगी। तो हर स्कूल से या लेगी या फिर कुछ चीदा मेम्बरान को इसमें लेगी, इस जिसकी सरबराही खुद इस हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल जो निगरान होगा कॉम्प्लेक्स हेड का वो करेगा, और उसके मेम्बरान सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स होंगे या दूसरे स्कूलों के HOIs हो सकते हैं। ये कमेटी भरपूर तरीके से एक रोस्टर तरतीब देगी और उस रोस्टर के मुताबिक ये हर स्कूल का बीच बीच में इंस्पेक्शन करती रहेगी और रिज़ल्ट भी देखेगी कि इस इंस्पेक्शन के बाद या इससे पहले कैसे रिज़ल्ट्स आते हैं, उनका जायज़ा लेगी और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो फिक्स करेगी मुतल्लिका स्कूल के HOI पर। हाँ, कॉम्प्लेक्स हेड के लिए ये ज़रूरी होगा, ये बात याद रखिए, कॉम्प्लेक्स हेड हर महीने एक जायज़ा मीटिंग का इनेकाद करेगा। यानी इस हायर सेकेंडरी का प्रिंसिपल जो कॉम्प्लेक्स का हेड होगा हर महीने एक रिव्यू मीटिंग का इनेकाद करेगा, जिसमें महीने में कितनी पेशरफ्त हुई उन निकात पर जो उन्होंने पिछले महीने में इस मीटिंग में दोहराए थे उन पर रिपोर्ट तलब की जाएगी। और इसके बाद जो अनोखी कड़ी है कि कॉम्प्लेक्स हेड अपने क्लस्टर से मुतलिक तमाम तर जानकारी, तमाम तर पेशरफ्त सिटीर पोर्टल बनाया गया है डायरेक्टरेट के सतह पर। सिटीर STER सिटीर पोर्टल बनाए गए, हर महीना वो अपलोड करता रहेगा, जिसकी बाज़ाब्ता मॉनिटरिंग डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन करते रहेंगे। तो ये रही ये बात। इसके अलावा एक और कमेटी होगी जिसे एकेडमिक मॉनिटरिंग कमेटी कहा जाएगा। वो मुश्तमिल होगी इन लोगों पर, एक तो चेयरमैन उसका होगा कॉम्प्लेक्स हेड का निगरानी प्रिंसिपल उस हायर सेकेंडरी का जहाँ कॉम्प्लेक्स हेड मौजूद है। दूसरा मेंबर रहेगा इसका जाडियो ऑफ द एरिया, तो दूसरा मेंबर रहेगा। तीसरा मेंबर इसमें बदलता रहेगा, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा कि किसी स्कूल में इंस्पेक्शन करनी हो तो सब्जेक्ट से किस दिन किस सब्जेक्ट से टीचर की ज़रूरत हो वो उसमें रहेगा। और चौथा मेंबर एक डाइट एक्सपर्ट की सूरत में रहेगा, डाइट की तरफ से एक मेंबर इसमें एक मेंबर रहेगा। हाँ, इस कमेटी का एकेडमिक मॉनिटरिंग और एकेडमिक सपोर्ट, इसे स्कूल में एकेडमिक सपोर्ट करना है, देखना कि असातिज़ा कैसे पढ़ाते हैं, कैसे इसे बेहतर किया जा सकता है, ये एकेडमिक सपोर्ट वाली कमेटी है। तो इसके अलावा जब एकेडमिक सपोर्ट करेगी उसके बाद ये एक स्कूल परफॉर्मेंस इंडेक्स का उनके पास एक फॉर्मेट रहेगा, वो उसे भर देगी कि यहाँ ये चीज़ें
ہم نے دیکھی اس وزٹ کے دوران اسکول پرفارمنس انڈیکس کا یہ فارمیٹ بھر کے جائے گی، جس میں یہ چیزیں ہیں، یہ یاد رکھیے یہ چیزیں کچھ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے وہاں انڈیکیٹرز ہوں گے۔ پہلی کہ لرننگ مینجمنٹ، جس اسکول کا ہم نے ابھی انسپیکشن کیا اس کی لرننگ مینجمنٹ کیسی ہے، کیسے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، کیا یہ لرننگ مینجمنٹ اس اسکول کا متاثر کن ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لرننگ گیپس رہنے کی بات دکھائی دیتی ہے، اس پر ایک انڈیکیٹر ہوگا۔ دوسرا ہوگا کلاس روم کلچر اینڈ ایکٹیویٹی، کلاس روم کا کلچر کیسا رہتا ہے پڑھائی اور لکھائی کے دوران، جب ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہوتا ہے کیا استاد کلاس روم کلچر ایسے بنانے میں کامیاب ہوا کہ یہاں ایکٹیویٹی بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں، ایکٹیویٹی کرائی جاتی ہے، کیا یہاں انٹریکٹیو سیشنز ہوتے ہیں، گروپ ڈسکشنز ہوتے ہیں، بچے زیادہ وقت استعمال کرتے ہیں اس ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے دوران، اس کی بھی یہاں رپورٹ میں ذکر ہوگی۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کمیونٹی انوالومنٹ۔ دوستو یہ رپورٹ اسکول پرفارمنس انڈیکس کا جو ہے نا، یہ آن لائن ڈائریکٹر سمگرا کو روانہ کیا جائے گا اور وہاں سے اسکول کی پرفارمنس کے لیے گریڈنگ طے ہوگی۔ ہاں اگر اسکول کو گرین گریڈ ملتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اسکول نے تسلی بخش کارکردگی دکھائی ہے۔ اگر یہاں سے یلو کلر کا گریڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا اسکول ابھی ایوریج ہی ہے، اوسط درجے کی کارکردگی دکھاتا ہے، بہتری کی ضرورت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ریڈ گریڈ آئے گا تو وہاں یہ درج رہے گا، آن ریکارڈ رہے گا کہ اسکول نے اس وزٹ کے دوران مایوس کن کارکردگی دکھائی تھی۔ یہ سب اسکول پرفارمنس انڈیکس سے طے ہوگا۔ اب ضروری بات ہے کہ ہمیں اپنے ان کاوشوں کو بہتر بنانا ہے، اسکول کو اپ گریڈ تعلیمی طور بھی کرانا ہے۔ اب اس کے بعد ریشنلائزیشن کے تحت اس آرڈر میں کچھ باتیں ہو چکی ہیں، جیسے یہ ذہن نشین لیجیے کہ کنٹینٹ کیا بتا رہا ہے کہ ہر پرائمری اسکول میں کم از کم 2 اساتذہ ہوں، کم از کم یاد رکھیے کم از کم 2 اساتذہ ہوں اگر اسکول کا رول 60 سے زائد ہو۔ If the enrollment of the school is above 60 then there must be at least 2 teachers۔ اگر کوئی مڈل اسکول ہو and its roll is above 60 then there must be 4 teachers at least۔ اگر اسکول کا اگر اسکول ہائی اسکول ہو تو رول 60 سے زیادہ ہو تو اسکول میں 10 سے 12 ٹیچر رہیں گے۔ اگر اسکول ہائر سیکنڈری لیول کا ہو اور رول 60 سے زائد ہو تو وہاں 15 سے 20 اساتذہ رہیں گے۔ یہاں آپ کنفیوز مت ہو جائیں گے، یہ کومولیٹیو ہے، پرائمری اسکول کے 2، مڈل اسکول کے الگ سے 2 اور 2 ہوئے 4 مڈل اسکول میں، تو ہائی اسکول کے 10 سے 12 ٹیچرز تو وہاں 4 رہیں گے، 4 مڈل اسکول تک کے، پھر 8 ہوئے ہائی اسکول کے، اور جب ہائر سیکنڈری کے تو وہاں 15 سے 20 یعنی 12 تو ہوئے ہائی اسکول کے، باقی 8 لیکچررز ہوں گے۔ یہاں ٹیچرز کا معنی چاہے وہ ٹیچر ہو، لیکچرر ہو، ماسٹر ہو، سینئر لیکچرر ہو، تو یہ ٹیچر فیکلٹی رہے گی۔ اب اگر 60 سے کم رول جاتا ہے تو ہر پرائمری اسکول کے لیے ہر 15 بچوں کے لیے ایک استاد رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک پرائمری اسکول میں صرف 15 بچے ہیں یا 15 سے کم ہیں، وہاں صرف ایک ٹیچر رہے گا۔ 15 سے 30 تک کے بچے ہیں وہاں 2 ٹیچر رہیں گے، اور یہی تناسب 60 تک رہے گا، اگر 60 بھی ہے تو 2 ہی رہیں گے۔ اگر یہی مڈل اسکول کے لیے بھی رہے گا، یعنی جو 8 تک کا اسکول ہے، مگر ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری کے لیے یہ تناسب اگر بچے 60 سے کم ہوں تو ہر 20 بچوں کے لیے ایک ٹیچر رہے گی، یعنی اگر اسکول میں 20 ہی بچے ہیں تو ایک ٹیچر، تو اس طرح یہ ریشو رہے گا۔ اب پھر ریشنلائزیشن کی بات ہوئی کہ اگر ریشنلائز کرنے کی ضرورت پڑی، یعنی کسی اسکول میں استاد ویج ہوتا ہے، کسی اسکول میں ہمارے پاس سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچرز نہیں ہے، دوسرے اسکول میں ضرورت سے علاوہ ہے، تو ہم ریشنلائز کر سکتے ہیں، اور اس ریشنلائز کے لیے یہ اختیارات دیے گئے ہیں اسکول جو کمپلیکس ہے اس کے نگران کو، یعنی اس ہائر سیکنڈری کے پرنسپل صاحب کو۔ وہی ضرورت پڑنے پر ہاں وہ ریشو بھی دیکھے گا، اس کے لیے 2 جواز ہوں گے۔ ایک جواز یہ کہ اسٹوڈنٹ ٹیچرز ریشو کیا ہوگا،
دوسرا یہ ہوگا کہ سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچرز کی نیڈ کہاں ہے. تو اس صورت میں وہ ڈپیوٹ کر سکتا ہے اپنے ہی کلسٹر کے اندر ایک سکول سے دوسرے سکول کے لیے ٹیچر کو. تو اس کے لیے اگر وہ 3 مہینے تک صرف ڈپوٹیشن کر سکتا ہے تو وہ خود ہی آرڈر نکال سکتا ہے. 3 مہینے تک وہ خود ڈپیوٹ کر سکتا ہے ایک سکول سے دوسرے سکول کے لیے. اگر ضرورت پڑی 3 مہینوں سے 6 مہینے تک کے لیے تو اس کے لیے اسے اپروول لانا ہوگا جو ضلع تعلیمی آفیسر CEO ہوگا اس سے. اگر اب 6 مہینے سے علاوہ کا عرصہ درکار ہے کہ ایک ٹیچر کو وہاں پورے اکیڈمک سال کے لیے وہاں ڈپیوٹ کرنا ہی کرنا ہے تو اس کے لیے اس پرنسپل صاحب کو یہ اپروول لانا ہوگا ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن سے. تو یہ رہے گا ہمارے پاس ایک نیا طریقہ کار جس سے اساتذہ کا جو ٹیچر ریشنلائزیشن ہوگی. تو قسم مختصر اب اسکول میں کام کاج بہتر ہونے کی بہت زیادہ توقع ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے پاس جب بچے آتے تھے ہم کہتے کہ وہاں یہ تو اگر اوسط سے کم درجے کے بلو ایوریج بچے ہیں تو انہوں نے نہیں پڑھایا. تو وہ کہتے ہمارے پاس تو مین پاور ہی نہیں تھا, ہمارے پاس تو انفراسٹرکچر نہیں تھا. اب ایک کلسٹر میں یہ بات نہیں رہنے والی. اب پرنسپل صاحب کو اب مینیج کرنا ہی کرنا ہے کہ ہر جگہ مین پاور رہے گا, ہر جگہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ رہے گا. تو بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. اب کوئی سکول کسی اور سکول کے بارے میں کیچڑ نہیں اچھالنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ اب ایک ہی جسم کے اعضاء بن کر آگے بڑھیں گے. جس طرح ایک کلسٹر ہیڈ اپنے ہائر سیکنڈری کا خیال رکھا کرے گا ٹھیک اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے ماتحت کام کرنے والا جو پرائمری اسکول ہوگا اس کا بھی خیال رکھے گا, جو مڈل اسکول ہوگا اس کا بھی, جو ہائی اسکول ہوگا اس کا بھی خیال رکھے گا کیونکہ جو ریسورسز ہے وہ اب کامن پول میں رہیں گے. ایک دوسرے کے ریسورسز سے وہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ اب ہمارا تعلیم نظام بہتری کی طرف ایک اور قدم بڑھائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ و ناصر.